नमस्कार दोस्तों। आप लोगों के लिए आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो उसके लिए एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने टॉप 10 क्वेश्चन रखे हुए हैं। एक क्वेश्चन आपके होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, इसमें हम आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाने वाले हैं। यूट्यूब पर आपको कोई भी ऐसा नहीं समझाया होगा और ये सभी क्वेश्चन आरआरबी, एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं, तो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा, तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए बिना देरी करते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि 5 वर्ष के लिए निवेश की गई एक धनराशि पर प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है। क्या बोल रहा है? प्रतिवर्ष साधारण ब्याज प्रदान किया जाता है और 5 वर्ष की अवधि के समाप्त के बाद परिपक्व देय राशि कितनी है? 2340 रुपये है। ठीक है। हालांकि यदि धनराशि को 2 वर्षों के लिए निवेश किया गया होता तो परिपक्व राशि कितनी होती? 2016 रुपये होती। तो देखियो, ये दिया क्या है? एक्चुअल में दिया है ए मतलब मिश्र धन दिया है। तो देखिए, अगर आप देखेंगे तो 5 साल का कितना दिया है, तो 5 साल का दिया है कितना? 2300 कितना दिया है? 40 रुपये दिया हुआ है। और है क्या? 5 साल का ए है, ये मतलब ये मिश्र धन दिया हुआ है। इसी प्रकार देखिए 2 साल का कितना दिया हुआ है, तो 2 साल का मिश्र धन कितना दिया है? 2016 दिया है ना, 2016 मतलब 16 दिया है। तो ये भी क्या है? ए है 2 साल का। ये मतलब समझते हैं ना, मिश्र धन। चलिए इसको हम देख लेते हैं, इसको घटा लेते हैं। घटाने पर हमको क्या आ जाएगा? देखिए, घटा अगर देंगे तो घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? हमको 3 साल का आ जाएगा। तो 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज निकलने वाला, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? देखिए कितना था? 2016 40 है ना। तो इसको जब हम पूरा टोटल घटा लेंगे तो आएगा 324। कितना आएगा? 324 घटा के देखिए 324 आएगा। तो 3 साल का क्या आने वाला है? ब्याज आएगा। क्या आएगा? ब्याज आएगा। तो ब्याज आएगा तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल के लिए हम इसको भाग देंगे, तो 1 साल का भाग देंगे तो 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 0 बार, 3 अठे 24। आपको डायरेक्ट ऐसा नहीं कर देना, 3 एकम 3 और 3 अठे 24 कर देंगे तो आपका गलत आ जाएगा। तो 1 साल का ब्याज कितना आएगा? तो 1 साल का ब्याज 108 रुपये आने वाला है। देखिए, जो ये 5 साल का पैसा दिया हुआ है, कौन सा दिया हुआ है? ये जो 2340 दिया हुआ है, 2340, इसमें क्या क्या है? तो इसमें देखिए, इसमें एसआई मतलब साधारण ब्याज है और प्लस पी भी है। समझ में आ रहा है? क्या दिया है? पी दिया है। और चेंजेस किसके कारण आ रहा है? तो इसमें चेंजेस किसके कारण आ रहा है? ब्याज के कारण आ रहा है। ठीक है। तो देखिए 1 साल का ब्याज इतना हो गया, तो हम अगर 5 साल का यहाँ पे ब्याज निकालें तो 5 साल के ब्याज के लिए क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 मल्टीप्लाई क्या करेंगे? 108 करेंगे तो आपका आ जाएगा, कितना आएगा? मल्टीप्लाई करके बताइए। देखिए 8 पंचे 40 होगा और 5 एकम 5 मतलब 540 रुपये। कितना ब्याज बनेगा? 540 रुपये ब्याज बनने वाला है। तो देखिए ए में क्या है? इस वाले में 5 साल में टोटल ब्याज कितनी है? तो 5 साल में 2340 है ना टोटल। तो ब्याज सहित दिया है, तो हमको राशि पूछ रहा है, राशि मतलब हमको पी पूछ रहा है। तो पी बराबर क्या होगा? हम डायरेक्ट घटा सकते हैं ना, 2300 अगर 40 में हम 5 साल की ब्याज कितनी बन रही है? 540 रुपये। इसको हम घटा दें तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा? घटाएंगे तो 1800 आ जाएगा। राइट आंसर कितना होगा? 1800। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आप दोनों इक्वेशन में कर सकते हैं। देखिए हमने 5 साल का ब्याज निकाला, नहीं तो आप 2 साल का ब्याज निकालिए। 2016 में क्या कर दीजिए? 2 साल की ब्याज को घटा सकते हैं। तो आपको जो बेहतरीन लगे वो कर सकते हैं। ठीक है। थोड़ा साउंड का इशू होगा तो थोड़ा इसको एडजस्ट करिएगा, क्योंकि थोड़ा बाहर हैं इसलिए आवाज़ आपको बाहर की आ रही होगी। देखिए कुछ भी नहीं करना। देखिए ये साधारण ब्याज, देखिए मिश्र धन दिया हुआ है तो साधारण ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज प्लस पी मतलब मूलधन और दोनों मिला के दिया हुआ है। तो इसलिए हमने क्या निकाल लिया? जो अंतर किसकी वजह से आएगा? ब्याज की वजह से आएगा। जो 3 साल का ब्याज होगा 324 रुपये बनेगा, तो 1 साल का ब्याज 108 रुपये बनेगा। इस प्रकार से आप घटाएंगे तो डायरेक्ट आ जाएगा। इसको करने के कई तरीके हैं, लेकिन सबसे आसान मेथड यही है। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए दूसरे नंबर का क्वेश्चन है, 5% साधारण ब्याज की दर पर 4 वर्ष के लिए निवेश की गई कोई धनराशि परिपक्वता 150 रुपये हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि क्या होगी? ठीक है। क्या बोल रहा है? निवेश की गई धनराशि क्या होगी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से हम करने वाले हैं। अब देखिए 5% रेट, तो रेट परसेंटेज कितना दिया है? रेट अगर परसेंटेज की बात करें तो दिया है 5%। समय कितना दिया है? तो टी अगर हम देखें तो टी कितना दिया है? समय दिया है 4 ईयर मतलब 4 ईयर दिया हुआ है। ठीक है। तो टोटल अगर, क्योंकि साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन में क्या होता है? हर साल ब्याज 5% लगने वाली है। मतलब ये फर्स्ट साल 5%, फिर अगले साल 5%, क्योंकि साधारण ब्याज है। तो इस प्रकार टोटल ब्याज इसको कितने मिलेगी? तो 5 मल्टीप्लाई अगर 4 कर देते हैं तो टोटल ब्याज कितनी मिलने वाली है? 20 मतलब 20% टोटल उसको ब्याज मिलेगी। ठीक है। तो एक चीज़ आप लोग ये भी जानते होंगे, पी क्या होता है? हमेशा पी हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा कितना रहता है? 100% होता है कि नहीं होता है? और ये हमेशा, ये क्या होगा? देखिए साधारण ब्याज हमारा कितना निकल के आ गया? साधारण ब्याज आ गया 20%।
20% हमारा निकल के आ गया। तो यहाँ पर ए कितना होगा, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा, देखिए 100 रुपये हमारे पास था, 20 रुपये और ज़्यादा आ गया ब्याज मिला के, तब कितना हो जाएगा 120% होगा। कितना होगा 120% हो जाएगा। देखिए तो हमारा जो ए कितना आ गया 120% आ गया, लेकिन एक्चुअल में 120% हो रहा है, लेकिन दिया कितना है यहाँ पर देखिए 150 दिया है, तो 120% बराबर हम कितना करेंगे, ये 150 हम बराबर कर देंगे। आपको समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में यस करिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कैंसिल करेंगे, इसको 3 से कट करेंगे, तो 3 से कट करेंगे तो ये हमारा 4% बराबर कितना आ जाएगा, ज़्यादा ना कट करिए, 3 से कट करिए, 3 चौक 12, 3 से 5 बार 15, मतलब 4% बराबर हमारा 5 हो गया। अब इसको अगर आपको कट करना है 1% लाना तो 1% करिए, नहीं तो हमको 100% वैल्यू चाहिए, क्योंकि पी हमेशा क्या होता है 100%। वही धनराशि पूछ रहा है, वो धनराशि क्या होगी, पी होगी। तो इसको 4 को अगर 100 बनाना है तो इसमें 25 का 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 चौका 100 होता है। तो अगर इधर भी 25 का मल्टीप्लाई तो इधर भी 25 का मल्टीप्लाई, तो इस प्रकार 100% बराबर कितना हो जाएगा, 100% बराबर 25 चौका 100, तो 25 पंचे कितना होता है 100, कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आएगा 125 आने वाला है। समझ में आया, अगर समझ में आया हो तो थंब करिए, यस करिए। देखिए रेट परसेंटेज 5% था, समय हमारा 4 साल का था, तो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, हर साल क्या होगा मतलब बढ़ेगा सेम, तो टोटल 20% क्या हो जाएगा उसका ब्याज बनेगा। 100 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये ब्याज है ना, कितना हो गया 120 रुपये, मतलब 120% तो दिया है, जबकि ये कितना ये दिया है हमारा 150, तो 120% बराबर 150 कर देंगे, 100% की वैल्यू निकाल लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, 50 और 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करिए। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। हालांकि ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आप लोगों से बन जाना चाहिए। देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। देखिए 50 और 60 के बीच बोल रहा है, तो 50 और 60 के बीच आप लोगों को खुद ही पता होगा 50 और 60 के बीच कौन कौन सी अभाज्य संख्याएं होती थी हैं, तो एक होती है 53, एक होती है 59, 57 नहीं होता, देखिए 57 नहीं होगा। देखिए यहाँ से हम आपको समझाते हैं। देखिए अभाज्य संख्याएं कौन सी संख्याएं होती है, वे संख्याएं जो स्वयं से कटे या तो 1 से कटे, है ना। तो देखिए अब 50 से, तो 50 से अगर हम किसी को कहाँ तक जाना है 60 तक जाना है, तो इसका सब विषम संख्याएं होती है हमेशा। तो 51 होगा, 51, फिर 52 नहीं होगा, 53 होगा, 53 के बाद 55 होगा, तो 55 भी कट जाता है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, और 51 भी कट जाता है तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद देखिए कौन सा होता है, तो इसके बाद 57 होता है, तो 19 3 57, ए भी नहीं होगा, फिर आएगा 59, है ना, तो ए होगा। तो मतलब कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, है ना, क्योंकि 50 और 60 के बीच में लेना है। अब देखिए इन दोनों को जोड़ना है, तो अगर देखिए 53 है और प्लस 59, इनको जोड़ लीजिए, तो 9 3 कितना होता है 12 होता है, 5 दूनी 10 1 11, तो 112 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना आएगा 112। ऑप्शन नंबर जो डी है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा करेक्ट आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसको हालांकि आप आसान तरीके से भी कर सकते हैं, इसको इतना करने की ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए दिया गया है, इसी प्रकार का क्वेश्चन है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, पूर्ण वर्ग कौन सी संख्याएं होती हैं कौन सी नहीं होती हैं, इसमें से हमको चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं दी गई है। चलिए देखते हैं। देखिए इसमें चेक करना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, हमेशा भी किसी भी संख्या का वर्ग अगर निकालना है तो कौन सी संख्याएँ होती हैं जिनके स्क्वायर होता है, कौन कौन सी संख्या है, जिस संख्या के लास्ट में 1 आए, इसके बाद 2 दूनी 4, 4 लास्ट में आएगा, फिर 3 से 9 आएगा, 6 आएगा, 5 से 25 आएगा, है ना, फिर इसके बाद 0 आएगा, है ना। यही संख्याएं हमेशा, अगर कोई भी संख्या अगर वर्ग दिया हुआ है तो उसके संख्या के लास्ट में क्या आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, 0 आएगा। इसके अलावा जो भी संख्याएं बचती हैं, जैसे क्या बचा 2 बचा, 3 बचा, फिर 5 भी दिया है ना, 4 भी दिया है, 5 दिया है, 6, ये 7 दिया है, 7 होगा, और 8। ये संख्याएं कभी भी, ये संख्याएं क्या होगी, पूर्ण वर्ग कभी नहीं हो सकती। क्या नहीं हो सकती, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। अगर जिसके लास्ट में 2 3 7 8 दिया हुआ है वह संख्याएं कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। पूर्ण वर्ग वही संख्याएं होंगी जिनके लास्ट में 1 4 9 6 5 0 हो। ठीक है, क्योंकि देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे, चलिए हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, हमेशा 1 आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे, देखिए 2 का स्क्वायर हमेशा 4 आएगा। 3 का स्क्वायर अगर आप करते हैं, 3 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है 9 आता है। इसी प्रकार देखिए 3 के बाद 4 का स्क्वायर करिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, तो 6 आएगा देखिए लास्ट का। 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 25 आएगा।
छः का स्क्वायर करेंगे तो 36, देखिए 6 रिपीट हो रहा है, मतलब 36 फिर 6 रिपीट हो गया। 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, देखिए 4 9 होगा तो लास्ट में 9 आएगा। इसी प्रकार 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 होता है, तो 64 में देखिए 4 लास्ट में आ गया, तो 4 किसका आया था, 2 का भी आया था। इसी प्रकार 9 का करेंगे तो 9 का 81 होता है, तो ये भी देखिए लास्ट में 1 आ रहा है। और 10 का स्क्वायर कभी भी करेंगे तो कितना आएगा, हमेशा मतलब 100 आएगा, तो लास्ट में कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखिए 1 4 9 6 5 0 हमेशा आता है, क्या आता है, जिसके लास्ट में इतना रहता है वो संख्या पूर्ण वर्ग होती है। तो देखिए 6 दिया है तो ये भी पूर्ण वर्ग होगा, 4 भी होगा और ये 4 वाला भी पूर्ण वर्ग हो सकता है, लेकिन पूर्ण वर्ग कौन सा नहीं होगा, 2। तो देखिए इस संख्या के लास्ट में क्या दिया है, 2 दिया है, तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी, यही क्वेश्चन में पूछा हुआ है। तो सी नंबर इसका राइट आंसर होगा, कितना होगा, 23। 102 दिया है, ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होने वाली है। आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपको इसी प्रकार से करना है। अगर कैलकुलेशन करने बैठ जाएंगे तो आपको बहुत टाइम जाएगा। इतना आपको याद रखना है, 1 4 9 6 5 0 कोई भी संख्या अगर पूर्ण वर्ग है तो उसके लास्ट में इन्हीं में से कोई एक अंक आने वाला है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है 34 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर की भुजा वाले आयत को पुनर्निर्मित करके एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका परिमाप आयत के परिमाप के बराबर है। अगर परिमाप बराबर है तो हमको क्या करना पड़ेगा, पहले आयत का परिमाप निकालना पड़ेगा, उसके परिमाप के इक्वल करना पड़ेगा। तो एक चीज़ हम यहाँ पे आपको बता देते हैं, चलिए देखिए हमेशा याद रखिएगा समचतुर्भुज हमेशा क्या होता है, तो यहाँ पर हम डायग्राम के माध्यम से आपको बता रहे हैं। कुछ इस प्रकार का समचतुर्भुज होता है, ठीक है। और समचतुर्भुज में हमेशा क्या होता है, उसके जो कर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर हिस्से में कट करते हैं, और चारों भुजाएं हमेशा क्या होती हैं, बराबर होती हैं। समचतुर्भुज क्या होता है, जिनकी चारों भुजाएं क्या होगी, बराबर। अगर इसका एक भुजा ए है तो इसका परिमाप क्या बनेगा, 4a बनेगा। और आयत का परिमाप क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल परिमाप होता है 2 गुणे एल प्लस, मतलब एल मतलब लंबाई गुणे लंबाई धन चौड़ाई, ये होता है। तो इसका परिमाप बराबर किसके परिमाप बराबर हो जाएगा, इस समचतुर्भुज के परिमाप का। तो समचतुर्भुज का परिमाप क्या होता है, 4a। ए मतलब एक भुजा हो गई तो 4a हो जाएगा, ठीक है। अभी ये एंगल दिया है 120 डिग्री, तो आपको इससे घबराना नहीं है। देखिए एंगल दिया है तो ये जो इसके विकर्ण होते हैं समचतुर्भुज के, एक दूसरे के बराबर हिस्से में कट करते हैं। तो अगर ये टोटल एंगल कितना है, टोटल एंगल अगर 120 का है तो ये 1/2 मतलब आधे में कट करेगा, तो एक एंगल कितना बनेगा, 60 का बनेगा 60 का। तो इसी प्रकार ए वाला भी टोटल होगा तो ए वाला भी एंगल 60 बनेगा और ये वाला भी 60 एंगल बन जाएगा। तो मतलब देखिए त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, आपको समझ में आ रहा है। ये त्रिभुज समबाहु त्रिभुज बनेगा। किस प्रकार का त्रिभुज बनेगा, समबाहु त्रिभुज। क्योंकि देखिए एक एंगल ए वाला भी 60 बन जाएगा, ए वाला 60 बन जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर दो कोण 60-60 हो गए तो तीसरा कोण ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ऑलरेडी देखिए इसके परिमाप के बराबर हो जाएगा। तो इसका एंगल क्या बनेगा, 160 डिग्री बन जाएगा, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल देख के घबराना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। अब पहले सबसे पहले हम परिमाप निकाल लेते हैं। तो 2 गुणे क्या हो जाएगा, आयत का लंबाई चौड़ाई कितना दिया है, 34 और 18 दिया। तो ये क्या करिए 34 और प्लस 18 कर दीजिए, ठीक है। ये बराबर हो जाएगा 4a। इन सभी को जोड़िए, देखिए 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 34 18 को जोड़ेंगे तो 8 4 12 होगा, 3 1 4 हो जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा 4a, ठीक है। तो ए बराबर डायरेक्ट आप करिए, तो ये बराबर क्या हो जाएगा, 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 12, कितना हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 से 3 बार 12, 4 3 12 है ना, 13 13 चौको 52 होता है, 13 दूना कितना आ जाएगा 26। तो हमारी एक भुजा कितनी आ गई, 26 आ गई। मतलब इसकी भुजा कितनी होगी, तो ए बराबर कितना आ गया, 26 आ गया, 26। अब देखिए इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2, क्या होता है d1 × d2, है ना, फार्मूला होता है। तो लेकिन इसको निकालने के लिए सबसे अच्छा है कि अगर आप हमें इस एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, तो 4 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा तो चारों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्र क्योंकि समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3, क्या होता है बताइए कमेंट बॉक्स में। तो √3/4 ए स्क्वायर क्या होता है, √3/a स्क्वायर। तो ए की वैल्यू यहाँ पर दी है, कितनी दी है, 26 दी है। तो देखिए √3/4 ए स्क्वायर हो जाएगा, कितना होगा, √3/4 ए स्क्वायर होगा कि नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, देखिए इतने वाले में निकलेगा, पूरे में ये हमारा जो ए दिया है तो इतने में हम पूरा निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे, ए वाला निकलेगी भुजा ना, इस वाले भुजा में एक भुजा ये होगी, एक भुजा ए वाली होगी, एक भुजा ए वाली होगी, ठीक है, ए वाली। तो इस प्रकार इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × √3/4 ए स्क्वायर। इसको रख दीजिए, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। चलिए रख देते हैं इसको हटा के फार्मूले को, ताकि जगह रहे यहाँ पर।
क्योंकि देखिए दो त्रिभुज बनेगा, ये पूरा एक त्रिभुज है 4 भागों में, तो 4 भागों में तो ए वाला देखिए ए त्रिभुज, फिर ये छोटा हो जाएगा क्योंकि ये छोटा हो जाएगा, हाफ हाफ कट जाएगा तो इसलिए छोटा हो जाएगा। तो ये पूरा त्रिभुज कहाँ से बनेगा, एक त्रिभुज इधर बनेगा, एक त्रिभुज ऊपर बनेगा, ठीक है। तो इस प्रकार कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई √3/4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई क्योंकि ए का स्क्वायर तो 26 × 26, तो इस प्रकार ये बन जाएगा, ये हो जाएगा 13, ये हो जाएगा 13। 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 होता है, 13 का स्क्वायर 169, और 169 का 2 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 338 हो जाएगा, 338 √3, क्योंकि क्षेत्रफल है तो ये आपका हो जाएगा किस में आया है सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। करेक्ट आंसर आपका कितना आएगा 338, या ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर होगा। फिर से हम आपको एक बार बताएंगे, देखिए यहाँ पे देखिए इसको हम डायग्राम को हटा देते हैं, ये डायग्राम को भी रहने दीजिए। देखिए इसका एंगल कितना बनेगा, क्योंकि इसके विकर्ण एक दूसरे को बराबर इससे हम कट करेंगे तो 60-60 डिग्री का बन जाएगा, 120 का है तो 60-60 का हो जाएगा, तो यह एक समबाहु त्रिभुज बन जाएगा। क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है √3/4 a² हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने समबाहु त्रिभुज बनेंगे, समबाहु त्रिभुज यहाँ पर 2 बनेंगे, एक त्रिभुज ये वाला बनेगा तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, और एक यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। देखिए दूसरा कलर करते हैं हम, इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज बनेगा, ये यहाँ से एक त्रिभुज बनेगा ये वाला, एक त्रिभुज ये होगा, एक त्रिभुज ये वाला होने वाला है, 2 त्रिभुज हो जाएगा। तो एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये नीचे वाला हो गया। तो देखिए एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसलिए हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 मल्टीप्लाई √3/4 a², और डायरेक्ट रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला देखिए क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें हम आपको 3 क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए कितने इसमें गुणनखंड सम गुणनखंड बोल रहा है, तो इसमें हम आपको बताएंगे कि विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं, और टोटल वाला निकालना है तो किस प्रकार निकालते हैं। देखिए दिया हुआ है 2 की पावर 7 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 मल्टीप्लाई 7। तो अगर कभी पूछ ले कि कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी है, तो अगर टोटल निकालना होता है तो टोटल निकालने के लिए सबसे अच्छा होता है ये जो पावर दी हुई है ना, मतलब 7 की पावर कुछ नहीं लिखा है, मतलब 7 की पावर क्या है 1 है, तो इसका मतलब अब टोटल अगर निकालना है तो क्या करिए पावर में एक जोड़ दीजिए, 7 की पावर तो 2 की पावर 7 है तो 7 प्लस क्या कर दीजिए 1 करिए, मल्टीप्लाई 3 प्लस क्या कर दीजिए, 3 की पावर क्या है 3, 3 प्लस क्या कर दीजिए 1 कर दीजिए, प्लस वो प्लस नहीं होगा यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अब देखिए ये मल्टीप्लाई हो गया, इसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 4 + 1, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये हो जाएगा 2। अब देखिए कितना आएगा, तो 7 × 1 = 8 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 होगा, और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, तो ओवरऑल देखा जाए तो कितना आ जाएगा 8 × 4 = 32, 5 दूनी 10, मतलब कितना हो जाएगा 320। इसमें टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी 320 होने वाली है, जबकि पूछा है सम गुणनखंडों की संख्या। तो चलिए हम आपको सम गुणनखंडों की संख्या निकालना सिखाते हैं। तो सम गुणनखंडों की संख्या कभी भी अगर आप निकालते हैं तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है, आप क्या करिए कि सम वाले को सेम रहने दीजिए, क्या कर दीजिए सम वाले को सेम रहने दीजिए, और विषम वालों को क्या कर दीजिए बढ़ा दीजिए। देखिए सम वाला है ना 2 की पावर 7 है, तो इसमें सम संख्या कौन सी है 2 है ना, तो क्या करिए अगर सम का निकालना है तो क्या कर दीजिए सम मतलब अगर सम संख्या है तो उसको उसकी पावर को सेम रहने दीजिए। तो हम सम वाले का निकाल रहे सम गुणनखंडों की संख्या, तो बराबर हो जाएगा 2 की पावर 7 है, क्योंकि 2 सम संख्या है तो इसको 7 ही रहने दीजिए, मल्टीप्लाई विषम क्या है 3 है, 3 5 7 विषम संख्या है तो इसको 1 1 बढ़ा दीजिए, इनकी पावर वाले में 1 1 बढ़ा दीजिए। तो 3 की पावर 3 है तो पावर में 3 है तो 3 ये 3 1 क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मल्टीप्लाई इसी प्रकार 5 की पावर 4 है तो 4 प्लस कितना होगा 1 जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 है तो क्योंकि 7 विषम है तो 1 1 और 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इनका गुणा कर लीजिए तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। गुणा करिए, देखिए 7 चौक 28, 5 दूनी 10, तो अगर 28 में 10 का गुणा करेंगे तो 280, तो सम गुणनखंडों की संख्या कितनी आ जाएगी 280 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए अगर यहीं पे विषम पूछता है तो विषम आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं और हम आपको अलग से भी निकालने का बताएंगे। तो देखिए विषम किस प्रकार से निकाल सकते हैं, टोटल हमारा 320 आया, कितना है टोटल में सम वाला घटा दीजिए, तो 320 में सम वाला कितना है 280, तो 280 अगर हम घटा देंगे तो करेक्ट आंसर हमारा कितना आ जाएगा 40। अगर विषम वाला पूछता तो 40 आपका राइट आंसर हो जाता, ठीक है। अब देखिए अगर आपको डायरेक्ट विषम का निकालना है यहीं पर कि अगर मान लीजिए अगर आप टोटल नहीं निकालते हैं टाइम बचाते हैं तो विषम वाला किस प्रकार से निकालेंगे। अब देखिए विषम अगर आपको निकालना है यहाँ पर तो यहाँ पर आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान देनी पड़ेगी। देखिए
विषम निकालना है तो सिर्फ आपको विषम अंक ही लेना पड़ेगा, विषम के अंक ही लेना पड़ेगा, सम को छोड़ दीजिए। तो देखिए 3 5 7 विषम है तो इनके पावर को एक एक बढ़ा के गुणा कर दीजिए। तो देखिए 3 की पावर 3 है तो 3 में अगर एक जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4 है तो 4 में अगर एक जोड़ेंगे तो 5 होगा, मल्टीप्लाई 7 की पावर 1 है तो 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। कितना होगा 4 पंचे 20 दूना 40। तो आपका डायरेक्ट भी इस प्रकार से निकल जाएगा विषम। कभी भी अगर मान लीजिए विषम डायरेक्ट पूछता है तो आप टोटल में निकाल के टाइम बचा सकते हैं। देखिए टोटल निकालने का फार्मूला होता है जो भी पावर में दिया है उनका एक एक पावर बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। फिर अगर आपको सम निकालना है तो क्या करिए, सम को कांस्टेंट रखिए, मतलब सम अगर कोई संख्या है उसके पावर में है उसके पावर को नहीं बढ़ाना है, विषम वाले पावर को एक एक बढ़ा के मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अगर विषम पूछता है तो सम वाले को छोड़ दीजिए सम की पावर को, और विषम की पावर को एक एक बढ़ा के उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा 3 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता? क्या नहीं हो सकता? 3 4, बहुत आसान क्वेश्चन है, 3 4 और x का एलसीएम नहीं हो सकता। तो x का एलसीएम क्या होगा? x का एलसीएम मतलब 3 4 x का एलसीएम वही होगा जो इन सभी का मल्टीपल होगा। तो इसका मल्टीपल कितना होगा? 4 3 12 x, यही इनमें से हो सकता है, इसका एलसीएम यही होगा। तो वह संख्या क्या होनी चाहिए? 3 और 4 से डिजिबल होनी चाहिए। तो देखिए इसमें से क्या है, नहीं हो सकता ना। तो देखिए 4 3 12, तो 12 से देखिए कौन सा भाग हो रहा है? तो देखिए 60 में आप 12 का भाग देंगे तो 12 का पूरा भाग जा रहा है ना। देखिए 24 में भी भाग चला जाएगा 12 का, और 36 में भी 12 का भाग चला जाएगा, लेकिन 18 में 12 का भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो मतलब इसमें से क्या है, इसमें भी भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, लेकिन इसमें भाग नहीं जा रहा है। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? यही वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 18 जो है, 18 क्या हो सकता है? इस संख्या का एलसीएम नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, यक्ष का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो 136/x-4 को एक पूर्णांक बनाती है। अब देखिए 136 अपॉन क्या दिया है? तो 136 अपॉन x माइनस क्या दिया है? 4 दिया है। तो सबसे पहले आप पूर्णांक संख्या समझिए। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती है? 1 से स्टार्ट होती है, मतलब 1 2 3 4 इस प्रकार से प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। पूर्णांक संख्याएं वो होती हैं मतलब जिसमें जीरो भी हो, जीरो के अलावा -1, मतलब इसके अलावा यहाँ भी होती है -1 से लेकर इधर अनंत तक, इधर भी 1 2 3, ये पूर्णांक संख्याएं होती हैं। क्या होती हैं? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या मतलब जीरो के लेफ्ट वाला भी है, जीरो के राइट भी, मतलब -1, फिर इधर -2 भी जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से। तब यक्ष के स्थान पर हम क्या रखें? तो इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका का ऑप्शन से जाइए। तो ऑप्शन से जाने का सबसे अच्छा तरीका चलिए देखते हैं। देखिए 136 दिया हुआ है, अगर हम x बराबर फर्स्ट ही लेते हैं 132 लेते हैं तो -132 करते हैं और -4 कर लेते हैं। तो इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो 136 आएगा, यही हो जाएगा -136, क्योंकि 132 -4 जोड़ेंगे तो 136 से कटेगा तो -1 आएगा। और -1 क्या होता है? एक पूर्णांक संख्या होती है कि नहीं होती? तो एक करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो आपको सभी ऑप्शन चेक करना है। पूर्णांक संख्याएं क्या होती है? माइनस वाली भी पूर्णांक संख्याएं होती हैं, प्लस वाली भी होती हैं। तो आपको सभी संख्याओं को रखना है। हमारा पहला ही आंसर आ गया, नहीं तो आप चेक कर सकते हैं, 72 को भी रख के चेक कर सकते हैं। काटना चाहिए, भिन्न में आएगा तो आपका आंसर नहीं होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन है, 5/2 तथा 2/5 का योग ज्ञात करें। अब देखिए इसको करने का एक प्रॉपर मेथड होती है, इसका ट्रिक भी है। देखिए 5 क्या लिखा है? 2 लिखा है, और 2/5 इसको अगर हमको जोड़ना है, योग करना है, तो ऐसे क्वेश्चन को करने का मतलब होता है कि सबसे पहले आप एलसीएम लीजिए, जो नीचे है उसका एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे 5 और 2 का एलसीएम कितना होगा? ये 10 होगा। तो यहाँ क्या रख दीजिए? नीचे 10 रखिए। अब 2 में देखिए इस वाले संख्या में क्या है? 2 है, तो 10 में 2 का भाग दीजिए, तो 2 पंचे, और 10 में अगर 2 का भाग देंगे तो 5 आएगा, तो ऊपर वाले में 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 5 कितना हो जाएगा? 5 × 5 25 हो जाएगा। फिर प्लस करिए, अभी नीचे इसमें 5 है तो 10 में 5 का भाग दीजिए, 5 दूनी 10, 2 आया। अब ऊपर 2 है तो 2 में 2 का गुणा करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो देखिए कितना आ जाएगा? 25 4 29, तो ये आपका आएगा 29 बटे कितना हो जाएगा? 10। ये तो प्रॉपर मेथड हो गई, ये हो गया। अगर ये दिया है तो ठीक है, नहीं तो नीचे 10 है मतलब एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। 10 है तो एक अंक के बाद दशमलव, अगर ये दिया हो तो ये लगा दीजिए, नहीं तो ये लगा दीजिए। देखिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर आएगा। लेकिन अगर कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, चलिए हम आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताते हैं। कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो इसको देखिए किस प्रकार से आप कर सकते हैं। देखिए अगर देखिए दिया है, जैसे 5 क्या दिया है यहाँ पर? 5/2 तथा 2/5, मतलब अलग अलग दिया है तो इनका गुणा करना है, मतलब इनको योग करना है। तो हमेशा क्या करिए? ऊपर वाली संख्या हमेशा क्या करिए? ऊपर जो संख्या दी हुई है, ये 5/2 है ना, तो ऊपर का गुणा कर दीजिए।
क्या करिए, गुणा कर दीजिए। मतलब देखिए किस प्रकार से हम बता रहे हैं आपको, देखिए इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। किस प्रकार से क्रॉस करेंगे, तो देखिए इसको पहले लिख लेते हैं अलग तरीके से, क्योंकि इसमें हमने अपॉन में कर दिया है तो थोड़ा आपको समझ में नहीं आएगा। देखिए जैसे दिया है 5/2, तो ये है 5/2, ये हमारा लिखा है 2/5। तो इनका क्या कर दीजिए, अगर इस प्रकार क्वेश्चन दिखता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ऊपर क्या करिए, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करिए, तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, क्रॉस करेंगे तो 5 का 5 25 हो जाएगा। फिर इनको क्रॉस गुणा करके क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, 2 दूनी 4 होगा। और नीचे हमेशा क्या कर दीजिए, इनका दोनों का गुणा कर दीजिए। नीचे क्या करिए, नीचे वाले में नीचे का इन दोनों का गुणा, तो 5 दूनी क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आपका आ जाएगा 29/10। समझ में आया कि नहीं आया। देखिए एक बार और आपको समझाएंगे, कुछ नहीं करना है। देखिए इनका पहले ऊपर के लिए क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और दोनों को जोड़ दीजिए, और नीचे के लिए जो नीचे दी है दोनों संख्याओं का गुणा कर दीजिए, बस हो गया, यही आंसर आता है। हर का क्या कर दीजिए, गुणा, ये जो दो संख्या दी है इसका गुणा कर दीजिए लास्ट में, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ऊपर वाली मेथड आप कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन दिया गया है, 14% के लाभ और 10% की हानि पर किसी वस्तु के विक्रय मूल्य का अंतर 60 है, तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। अब देखिए कभी भी क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पर 14% का प्रॉफिट हो रहा है, कितने परसेंट का, 14% का प्रॉफिट, और हानि कितने हो रही है, 10% की हानि हो रही है। और फिर ओवरऑल उसको कितना हो रहा है, 60 रुपये का अंतर आ रहा है, मतलब विक्रय मूल्य में 60 रुपये का अंतर, मतलब 60 रुपये का प्रॉफिट आ रहा है। तो देखिए पहले उसको 14% का लाभ हुआ, फिर 10% की हानि हुई। तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी यहाँ पर कहीं मान लीजिए 0 है, अब लाभ है तो लाभ यहाँ पर +14 इधर जाएगा, और हानि है तो इधर -10 जाएगा कि नहीं जाएगा, 0 से इधर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा। तो ओवरऑल अगर प्रॉफिट पूछता है तो ओवरऑल प्रॉफिट में ये दोनों जुड़ जाता है। ओवरऑल अगर पूछेगा ना तो 14 10 कितना हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। आपको इतना याद रखना है, तो टोटल 24% हो जाएगा। नहीं तो एक चीज़ याद रखिएगा, कभी भी अगर प्रॉफिट आता है और अगर लॉस आता है तो हमेशा जुड़ता है, प्रॉफिट लॉस जुड़ता है। अगर प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट माइनस प्रॉफिट हो जाता है, अगर लॉस बोलेगा तो लॉस माइनस लॉस भी इसमें घट जाएगा। ठीक है, इस चीज़ आप याद रखिएगा। कभी भी अगर प्रॉफिट दिया है तो वो क्या होगा, घटेगा, लॉस है तो भी घटेगा, और अगर प्रॉफिट लॉस दिया है तो दोनों जुड़ जाता है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। तो कितना हो जाएगा, 14 से माइनस, पहले 14 प्रॉफिट हुआ, फिर 10 का हानि हुई, तो ओवरऑल उसको कितने का डिफरेंस आया होगा, 24% का आया होगा डिफरेंस। कितने डिफरेंस, 24% का, जबकि एक्चुअल में अंतर दिया है 60%। तो 24 बराबर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। अब इसको कट करना है तो कट भी कर सकते हैं। देखिए किससे कट हो रहा है, चलिए देख लेते हैं किससे कट होगा। देखिए हमको 100% की वैल्यू चाहिए, तो किस प्रकार से करेंगे, देखिए 24% है तो 1% बराबर कितना हो जाएगा, 24 हमारा नीचे जाएगा, तो 60 अपान क्या हो जाएगा, ये 24 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा। तो 100% के लिए 100 सीधा मल्टीप्लाई करिए, तो उधर भी हमको करना पड़ेगा, तो 60 अपान क्या हो जाएगा, 24 होगा, और मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 100। अब इसको कट करिए, 6 से कितनी बार जाएगा, 6 चौको 24, और 4 से कट करेंगे तो 25 जाएगा, कितनी बार जाएगा, ये 25 बार जाएगा, 25 चौका 100, तो कितना आ जाएगा, देखिए 25 है तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 250, कितना हो जाएगा, 250। करेक्ट आंसर आपका कितना हो जाएगा, 250 होने वाला है। ऑप्शन नंबर जो डी है राइट आंसर आपका होने वाला है। क्या होगा, डी नंबर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए हमारे टोटल 10 क्वेश्चन थे, 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। ये क्वेश्चन है, परवेज प्रतिदिन 6 PM पर अपने कार्यालय से निकलता है और 7:30 बजे घर पहुंचता है। एक दिन में वह 6 PM अपने कार्यालय से निकलता है, लेकिन उसने अपनी सामान्य चाल को 4/5 चाल से 1/4 दूरी तय करता है। तो परवेज द्वारा समय पर घर पहुंचने में सफल हुआ, तो उसके द्वारा यात्रा में शेष भाग में अपनी सामान्य चाल से कितनी गुना तय किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये होमवर्क का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है, तो इसको आप दिमाग लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। कोशिश करिएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बन जाए, अगर नहीं बनता है तो कमेंट करिएगा। कल इसको हम होमवर्क के रूम में आज दिए हुए हैं, कल इसको हम यहीं से कंटिन्यू करने वाले हैं। अगर बनता है तो कमेंट जरूर करिएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम में मिलेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और डेली इस प्रकार के क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर करिए 100%। तभी, क्योंकि NTPC का डेट भी आ चुकी है, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। 5 जून से इसका पेपर स्टार्ट हो चुका है, तो जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता होने के चांसेस बढ़ेंगे। धन्यवाद।